अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री का, और वो क्या है केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ईयर का। ये हम चैप्टर 07 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने चैप्टर 05 सालिड का चैप्टर ख़त्म किया है, यानी कल के लेक्चर में हम चैप्टर 05 सालिड स्टेट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे एमडीकेट सिलेबस के मुताबिक जितने टॉपिक्स थे हमारे पास चैप्टर 05 में सालिड से वो हम सब कर चुके हैं। तो आज से हम इंशाल्लाह केमिकल काइनेटिक्स जो कि हमारा न्यू चैप्टर है क्लास 11 से, और इससे जो टॉपिक्स है हमारे एमडीकेट सिलेबस में हम वो हल करने जा रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये केमिकल काइनेटिक्स जो है, थर्मोकेमिस्ट्री जो है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है, और एक केमिकल इक्विलिब्रियम, दिस फोर चैप्टर्स आर द मोस्ट फेमस या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स निकला है एक ग्रीक वर्ड से, काइनेटिकस से, यानी यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं ये ग्रीक वर्ड से निकला है काइनेटिकस, और काइनेटिकस का मतलब होता है इंग्लिश में मोशन, यानी कहीं ना कहीं ये कहाँ से लिंक है, स्पीड के साथ लिंक है। और स्पीड हम इसको रेट भी कह सकते हैं, रेट, स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, रेट भी कह सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक एक फिजिकल केमिस्ट्री का ब्रांच है, लेकिन हम इसका डिफिनेशन फिर इस तरह करते हैं कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, दैट branch of physical chemistry that branch of physical chemistry in which we study, जिसमें हम स्टडी करते हैं, क्या स्टडी करते हैं? नंबर एक, इसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, और इसको हम सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे आर ओ आर से, या इसको आप सिंपल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो दिस थ्री आर दिस सिंपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरा जो है आपके पास इसमें, एक तो आप इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर्स है जो फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। और थर्ड जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कोई रिएक्शन किस मैकेनिज्म से हो रहा है। ये थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप इस चैप्टर से पढ़ने वाले हैं। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा होगा रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं, मैं आपको सिंपल लिख दो पहले कि हमने आज क्या क्या पढ़ना है, जरा वो देख ले। हम पहले पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। फिर रेट ऑफ रिएक्शन में हम आएंगे, इसका एक टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और जब इसको हम डिस्कस करेंगे तो फिर हम एक और टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ये दो टर्म्स भी हम पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आज के लेक्चर में, वो हमारा होगा क्या, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। और फोर्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे, क्लियर है। और यहाँ से फिफ्थ जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये पांच, ये 6 टर्म्स जो है ये हम आज पढ़ने जा रहे हैं। पहला रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, फिर रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, न्यूमेरिकल्स और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलो शुरुआत करते हैं अब रेट ऑफ रिएक्शन से। आपने डिफिनेशन पढ़ लिया केमिकल काइनेटिक्स का कि दैट ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इन व्हिच वी स्टडी रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो हम पहले शुरुआत करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से कि व्हाट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जिसको आप आर कहते हैं या आर ओ आर कहते हैं, ये क्या होता है? तो जरा देख ले, आपके पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, जिसमें आपके पास 3x प्लस 4y रिएक्ट करके आपको
5D दे रहे हैं। 3X और 5Y ये दो रिएक्टेंट्स है जो रिएक्ट करके आपको 5D एज ए प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। तो इस रिएक्शन के लिए रेट आप किस तरह लिखेंगे कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3 into change in concentration of X with respect to time in this is a ये हमारे पास क्या हो गया रेट ऑफ रिएक्शन हो गया इन टर्म्स ऑफ concentration of X concentration of X और जरा देख ले ये रेट ऑफ रिएक्शन आप दूसरे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में भी मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर आप लगाएंगे -1 डिवाइडेड बाय 4 into change in concentration of Y with respect to time ये हमारा हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ concentration of Y reactants और ये रेट ऑफ रिएक्शन इस रिएक्शन के लिए आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय 4 into change in concentration of D सॉरी यहाँ पर हमारे पास 5 है क्या है 5 है तो 1 डिवाइडेड बाय 5 into change in concentration of D with respect to time ये हमारे पास हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ concentration of products D तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन हो गए इस रिएक्शन के लिए। जरा देख ले अगर आपने ये वैल्यू मालूम की तब भी आपको इस रिएक्शन का रेट का पता चल गया लेकिन इस रिएक्शन का रेट आपने कंसंट्रेशन ऑफ X से मालूम किया। अगर आपने ये वाला टर्म मालूम किया यानी यहाँ से आपने वैल्यू स्पूट करके आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया तो फिर भी आपको इस पूरे रिएक्शन का रेट मिल चुका है कि इस रिएक्शन का स्पीड इतना है लेकिन वो रिएक्शन का रेट आपने मालूम किया इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स Y की कंसंट्रेशन में। और अगर इस ये वैल्यू आपको मालूम है और यहाँ से आपने रेट ऑफ रिएक्शन मालूम किया तो फिर भी आपको पूरे रिएक्शन का रेट मिल गया लेकिन यहाँ से आपने जो फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर रिएक्शन का रेट आपने मालूम किया डी की कंसंट्रेशन का मदद लेंगे। तो हम इन सारी चीजों को हम कंडेंस करके कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं जरा इसको मिटा दो तो आप लोग इसको कंडेंस फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। कंडेंस फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 3 into change in concentration of X with respect to time is equal to यानी हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी बराबर है और रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इसके भी बराबर है। अभी आपने देखा -1 डिवाइडेड बाय 4 into change in concentration of Y with respect to time और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर है इसके भी बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 5 into change in concentration of D with respect to time। ये सारे जो पिछले मैंने 2-3 रेट ऑफ रिएक्शंस लिखे थे उन सबको कंडेंस करके मैंने इस तरह लगा दिया। इस तरह भी लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन को इस रिएक्शन के लिए तो दोनों तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं यहाँ से भी रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं यहाँ से भी आप रेट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। अब हम डिफिनेशन करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की कि असल में ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो होगा वो किस तरह चेंज होगा वो डिक्रीजिंग चेंज होगा क्योंकि जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन के दौरान हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इनके साथ क्या लगाया है माइनस लगाया है और यहाँ माइनस मैंने क्यों लगाया है कि क्योंकि जब हम ये वैल्यूज देखेंगे तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हमारे पास घटती जाएगी यानी ये नेगेटिव में आएगा तो ROR की वजह हमारे पास नेगेटिव ना आ जाए इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव लिखा है कि ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव आंसर देंगे क्यों क्योंकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव में चाहिए। इसी तरह हमने इसके लिए भी -1/4 का साइन लगा दिया क्योंकि ये भी एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान डिक्रीज होती है तो इसकी वैल्यू हम नेगेटिव में लगाएंगे तो इसकी वैल्यू भी नेगेटिव में होगी तो इसके साथ ये नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारी वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिल जाएगी यानी हमारे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में मिल जाएगी। तो ये इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव लगाते हैं ताकि हमें रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू पॉजिटिव में मिल जाए। यहाँ हमने नेगेटिव का साइन नहीं लगाया है क्योंकि आपको पता है कि रिएक्शन के दौरान हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है इंक्रीज होती है तो इस वजह से यानी हमें पता होता है वो पॉजिटिव में वो वैल्यू होती है तो यहाँ पर ऑलरेडी पॉजिटिव में होती है तो इसके साथ हम पॉजिटिव या नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो यह वैल्यू वैसे भी हमें पॉजिटिव में मिलती है तो यहाँ हमें रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से पॉजिटिव ही मिलता है तो यहाँ हमने नेगेटिव का साइन नहीं लगा दिया। एक बात यह कि यहाँ पर माइनस का साइन हमने क्यों लगा दिया। अब मैं इसकी डिफिनेशन लिखता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन की डिफिनेशन हम लिखते हैं कि the change in concentration the change in a
concentration of reactants की concentration में change और products या products की concentration में change. The change in concentration of reactants or products with respect to time, यानी वक्त के साथ कितने वक्त में हमारे पास रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हुआ है और कितने वक्त में हमारे पास प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हुआ है, ये जब हमें मालूम हो जाए तो ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा. इसका रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन. तो चलो उम्मीद करते हैं कि आपको ये थोड़ा बहुत डेफिनेशन के बारे में अब आपको मालूम हो चुका होगा. अब मैं इसके लिए एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपके लिए ये कांसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए, ताकि कि आप किसी रिएक्शन के लिए रेट किस तरह निकालेंगे. क्लियर है, रेट की वैल्यू आप किस तरह पुट आउट करेंगे. अब मैं एक एग्जांपल नंबर 2 लेता हूं. एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि आपके पास है 2A + 3B गिव्स अस 3C. ये एक रिएक्शन है जिसमें 2 मोल्स ऑफ ए रिएक्ट करके 3 मोल्स ऑफ बी के साथ और वहां से हमें 3 मोल्स ऑफ सी मिल रहे हैं. तो जरा देख ले, इसके लिए अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो मेरे पास क्या आएगा, -1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम. या रेट ऑफ रिएक्शन में लिख दो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. या मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सी, तो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. वही बात कि मैंने यहाँ पर पॉजिटिव लगाया और यहाँ पर नेगेटिव लगाया है, तो ये क्यों लगाया, ये अभी आपको आना चाहिए. तो ये हो गई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को हम किस तरह निकालते हैं और किस तरह इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं. डिफिनेशन भी लिख दिया आपने. अब मैं आपके लिए एक बात ये याद दिला दो कि ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है, याद रखिए, नोट आप लोग लिख ले कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है इट इज ओनली डिस्कस्ड फॉर मॉडरेट रिएक्शन. ये हम मॉडरेट रिएक्शन के लिए सिर्फ डिस्कस करते हैं. मॉडरेट रिएक्शंस कौन से रिएक्शंस होते हैं, जो ना तो बहुत ज्यादा तेजी के साथ होते हैं और ना ही ज्यादा स्लो होते हैं, यानी इसका स्पीड दरमियान में होता है, ना बहुत ज्यादा स्लो ना बहुत ज्यादा कम. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, जैसे कि आपके पास मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं. मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कौन से, जैसे कि मैं आपको बता दूं, लेट सपोज हमें एक एग्जांपल मिल गया है N2 + 3H2, हमारा बहुत ही फेमस एग्जांपल, जहां पर भी हमें कुछ नहीं मिलता, ये वाला एग्जांपल हमारे मुंह में खुद ब खुद आ जाता है. तो हम क्या लिखते हैं, 2 मोल्स ऑफ NH3 हमें देता है. आपको पता है कि ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, क्योंकि स्लो रिएक्शन और स्लो रिएक्शन जो होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन हम इसको कसदन क्या लिखते हैं, इरिवर्सिबल के साइन से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हम अब इसका रेट मालूम करने वाले हैं. तो रेट मालूम करने के लिए हमें किसी रिएक्शन को कंप्लीट करना पड़ता है, यानी समझना पड़ता था कि हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन मालूम हो जाए. अब जरा देख ले, ये रिएक्शन स्लो क्यों है, ये रिएक्शन स्लो क्यों हो रहा है. तो यहाँ पर मैं इसके बारे में बता दो कि जरा देख ले, ये रिएक्शन, इस रिएक्शन में पहले क्या होगा कि हमारा नाइट्रोजन जो है इसमें ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, ओल्ड बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी. क्लियर है, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो हमें एक नाइट्रोजन फ्री रेडिकल्स में मिल जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन भी फ्री रेडिकल्स में मिल जाएगा. क्लियर है, आपको पता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन को ज्यादा हीट मिल जाएगी तो इनके बीच होमोलिटिक फिशन हो जाएगा और एक नाइट्रोजन के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरे नाइट्रोजन के पास भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमें फ्री रेडिकल्स ऑफ नाइट्रोजन मिल जाएंगे. इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन जो है, 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है. एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से हमें 2 हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स मिल सकते हैं. जरा देखो, ये एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है और इसको जब मैं ब्रेक करूंगा तो एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स, दूसरा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स मिल गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के पास चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा हाइड्रोजन के पास. लेकिन हमारे पास 3H2 है तो हमें 6 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स मिलेंगे, एक एक हाइड्रोजन के साथ अपना एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, होमोलिटिक फिशन. तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है. अब जरा देख ले, नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन ने क्या किया, धोखा कर दिया, इसका बॉन्ड ब्रेक हुआ. अब दोनों नाइट्रोजन जो है वो गम मनाएंगे, थोड़ी देर के लिए अजीत सिंह अरमान मालिक वाले गाने सुनेंगे, अपना गम सेलिब्रेट करेंगे. इस तरह हाइड्रोजन के साथ भी अपने हाइड्रोजन ने क्या किया है, धोखा किया. तो वो दोनों भी आपस में क्या हो रहा है, बहुत सैड माहौल में, सैड इन्वायरमेंट में. अब ये 2 महीने या 1 महीने तक, ये आजकल तो बहुत ज्यादा तेज हो रहा है, 20 दिन तक या 15 दिन तक वो थोड़ा सैड इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे अपने लिए, बहुत ही ज्यादा वो टाइप ऑफ सॉन्ग सुनेंगे.
और फिर जाके इनके दिलों को जब राहत आएगी तब इनको कोई और दिखने लगेगा। और इसी तरह फिर हमारे नाइट्रोजन साहब को क्या दिख जाएगा, हाइड्रोजन साहब दिख जाएगा। और एक नाइट्रोजन आपको पता है कि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 3 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स के साथ मिलकर NH3 बनाएगा, NH3। तो दिस इज कॉल्ड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। मेरे पास जगह कम है इसलिए मैंने सिर्फ NBF लिख दिया, यानी न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग हो गया, अब न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। इसी तरह अगर एक नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ मिल रहा है तो 2 नाइट्रोजन है हमारे पास, कितने हैं 2 नाइट्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन हमारे पास 6 हाइड्रोजन फ्री रेडिकल के साथ मिलकर हमें 2 NH3 के मॉलिक्यूल्स देंगे। इसी तरह अब जरा देख लें, ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, फिर ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद हमारे पास न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस टाइम में हमारे पास थोड़ा वक्त कंज्यूम होगा, तो इसलिए ये रिएक्शन जो होते हैं वो थोड़े स्लो होते हैं, ना तो बहुत ज्यादा स्लो होते हैं और ना बहुत ज्यादा तेज होते हैं। तो इस वजह से हम रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस के लिए मालूम कर सकते हैं। और कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जैसे कि हमारे पास है, मैं यहाँ पर लिख दूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हम वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए डिटरमाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर एक पॉइंट ये लिख ले कि रेट ऑफ रिएक्शन फॉर अ वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए हम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है, हम वेरी फास्ट रिएक्शन के लिए इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास आयनिक रिएक्शन है, क्या है आयनिक रिएक्शन, और आयनिक रिएक्शन जैसे कि आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। इसके ऊपर जरा देख ले, जब हम इसको वाटर में पुट करेंगे, किसमें वाटर में पुट करेंगे, तो जरा देख ले इनके बीच क्या होता है, डायरेक्ट हमें सिल्वर क्लोराइड मिल जाता है और सोडियम नाइट्रेट मिल जाता है। ये बहुत ज्यादा स्पीडी रिएक्शंस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस है। अब जरा देख ले ये क्यों स्पीडी है। इस नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव साइन होता है, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव साइन होता है, क्लोरीन के ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव साइन, सोडियम के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव साइन। अब इनके बीच सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई ये आयनिक बॉन्ड याद रखिए, ये कोई बॉन्ड नहीं है, इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इट इज नॉट लाइक अ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एक ओवरलैप होता है, एक ओवरलैपिंग होता है, जबकि आयनिक बॉन्ड जस्ट सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर इनके बीच सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे ही सोडियम प्लस क्लोरीन नाइट्रेट दिखने लगता है तो वो सिर्फ अपना अट्रैक्शन क्लोरीन को छोड़ता है, उसके साथ वो कर लेता है, बेवफाई कर लेता है, तो नाइट्रेट के पास आ जाता है। इसी तरह जब नाइट्रेट सिल्वर के साथ बेवफाई कर लेता है, वो सोडियम के पास चला या चली जाती है, तो सिल्वर प्लस क्लोरीन के पास चला जाता है, वो फिर उसके साथ अपना लिंक बना लेता है। तो यहाँ पर इतना ज्यादा वो नहीं होता कि पहले ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो फिर गम मनाना पड़ता है या सेलिब्रेशन यानी सैड सॉन्ग्स वगैरह, ये कुछ नहीं होता। ये थोड़ा वेस्टर्न टाइप वाला रिएक्शन है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाला, और वो जो था वो हमारा ईस्टर्न टाइप वाला लव स्टोरी था। यहाँ वेस्टर्न टाइप वाला लव स्टोरी थी, जैसे उसको वो देगा तो फौरन इसको ये देगा, यानी डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया। सिर्फ यहाँ पर ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग यानी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, एक दूसरे से बदल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा तेजी से हो रहा है। एंड बास बुक्स लिखते हैं कि इसकी जो स्पीड होती है वो 10 की पावर -6 सेकंड होती है, यानी इतने ही टाइम में ये रिएक्शन सब हो जाता है। तो दिस आर वेरी फास्ट रिएक्शन, और इस फास्ट रिएक्शंस के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते, कैन नॉट डिटरमाइन रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सच टाइप ऑफ फास्ट रिएक्शंस। तो मेरे पास कुछ और रिएक्शंस होते हैं, एक और रिएक्शन है जिसके लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शंस को मालूम नहीं करते, और वो कौन से है, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे कि रेट ऑफ रिएक्शंस is not determined for a very slow reaction, very slow reaction के लिए भी हम इसको डिटरमाइन नहीं करते। इसके लिए डिटरमाइन कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, क्यों, क्योंकि जरा देख लो आप, अब ये कौन से रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है। अब आपको पता है कि आयरन को रस्ट जब लगता है तो इसमें महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 3 साल लग सकते हैं, और रस्टिंग का फिनोमेना काफी स्लो होता है। तो ऐसे रिएक्शन का रेट मालूम करना, इसमें हमें क्या फायदा। तो ऐसे रिएक्शन का हम रेट मालूम नहीं करते, ऐसे रिएक्शन का रेट हम मालूम कर सकते हैं लेकिन मालूम नहीं करते, और वेरी फास्ट रिएक्शन का हम रेट मालूम ही नहीं कर सकते, और मॉलिक्यूलर रिएक्शन का हम रेट मालूम भी कर सकते हैं और मालूम करना भी चाहते हैं। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन ये केमिकल काइनेटिक्स हम सिर्फ कौन से रिएक्शंस के लिए पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स इज जस्ट स्टडी फॉर अ मॉडरेट रिएक्शन, जिसका स्पीड ना तो काफी ज्यादा होता है ना काफी स्लो होता है, और वो कौन से होते हैं, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शंस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होता है,
जरा देख ले, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसको मैं जो अभी आपने पढ़ा, जितना रेट ऑफ रिएक्शन आपने निकाला, ये सारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात हो रही थी। और जरा मैं आपको एक और पेन से ये ग्राफ समझा दूं कि जरा देख ले, ये मेरे पास एक एग्जांपल में आप यहाँ पर लिख दो। मेरे पास एक एग्जांपल है कि 2a प्लस 3b रिएक्ट करके हमें 4c दे रहा है। अब इसके लिए मैं इस रिएक्शन को ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक ग्राफ के थ्रू। इस एक्स एक्सिस में मेरे पास क्या है, टाइम है, और वाई एक्सिस में मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए ले रहा हूँ। अब कंसंट्रेट ए क्या है हमारे पास, एक रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस का कंसंट्रेशन विद टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेट सपोज मेरे पास रिएक्टेंस की कंसंट्रेशन यहाँ पर है, जब मेरे पास टाइम क्या है, 0 है, तो वक्त के साथ साथ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस क्या हो रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है। और यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ से फिर इक्विलिब्रियम शुरू हो जाता है, जिसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन या सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से डिक्रीज नहीं होती। हमारे पास रेट ऑफ हर रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये चूंकि मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होते हैं, स्लो रिएक्शन होता है, स्लो रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, इसमें एक वक्त कौन सा पॉइंट आ जाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये वही इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां के बाद हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स में डिक्रीज नहीं आता। अब जरा देख ले, मैं क्या कर लेता हूं, यहां पर पहली दफा में रेट ऑफ रिएक्शन देख लेता हूं, यानी चेंज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद टाइम देख लेता हूं। तो मेरे पास कितना कंसंट्रेशन है और कितना टाइम है। फिर मैं क्या कर लेता हूँ ना, यहाँ पर देख लेता हूँ ना, यहाँ पर देखता हूँ ना, यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देख लेता हूँ। जब मेरा रिएक्शन यहाँ तक पहुंच जाता है तो उसके बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ कि ये मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कितना कंसंट्रेशन रह चुका है रिएक्टेंट्स का, और यहाँ तक मेरे पास कितना टाइम हो चुका है। तो जरा देख ले, ये जो चेंज इन कंसंट्रेशन आया, किसके कंसंट्रेशन में चेंज आया, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में कितने टाइम में, 0 से लेकर इस पॉइंट तक। इस कंसंट्रेशन को जब मैं इस टाइम से डिवाइड करूंगा तो ये होगा हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये एवरेज हम क्यों लिखते हैं कि जरा देख ले, ये रिएक्शन जब मेरे पास पहले शुरू हो जाएगा तो इनिशियली इसका रेट काफी तेज होगा, यानी लेट सपोज मेरे पास 5 मोल्स पर 20 सेकंड रिएक्ट कर रहे हैं। तो वक्त के साथ साथ फिर क्या हो जाएगा कि मेरे पास 4 मोल्स पर 20 सेकंड रिएक्ट करेंगे, फिर 30 मोल्स पर 20 सेकंड, फिर 20 मोल्स पर 20 सेकंड, फिर 10 मोल्स पर 20 सेकंड रिएक्ट करेंगे। और ये क्यों होंगे कि वक्त के साथ साथ हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कम होती जाएगी। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगा तो कोलिशन कम हो जाएगा, तो कोलिशन कम होगा तो स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कम होता जाएगा। तो लेट सपोज यहाँ पर हमारे यहाँ से यहाँ तक मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन काफी तेज था, फिर यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा स्लो हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी स्लो हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी स्लो हुआ, इससे भी स्लो हुआ, इसी तरह यहाँ तक हम आ रहे थे। तो बार बार रेट ऑफ रिएक्शन यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन में कमी आ रही थी, स्पीड ऑफ रिएक्शन में क्या आ रही थी, कमी आ रही थी। यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी के साथ कम हुआ, यहाँ से यहाँ तक मेरे पास रिएक्शन की कंसंट्रेशन थोड़ी स्लो स्लो कम हो गई, फिर यहाँ से यहाँ तक और भी स्लो स्लो कम हो गए। इसी तरह हम जब चलते गए तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आता गया। अब जरा देख ले, हर जगह हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंस है। यहाँ मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा कम हो रहा है, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इससे भी कम हो रहा है। तो इन सब को मैं कलेक्ट करके यहाँ जब देखूंगा तो इसलिए मैं इन सब को क्या कहूंगा, यानी यहाँ का देख लेता और यहाँ का देख लेता और फिर मैं डिवाइड कर लेता हूँ टाइम से। तो ये होगा हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब समझ में बात आ गई, ये होता है हमारे पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की भी मैं यहाँ पर बात करूंगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये मेरे पास ये थर्ड टॉपिक होगा आज का। असल में मैंने यहाँ पर 5 टर्म में लिखा था कि मैं इसको 5 नंबर पे डिस्कस करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं डिस्कस कर लेता हूँ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को भी। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, तो जरा देख ले, आप जब किसी पर्टिकुलर टाइम में रेट ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं या फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को देख लेते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का रेट ऑफ रिएक्शन देख लेते हैं तो दिस इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। या यहाँ से यहाँ तक आप देख लेते हैं, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आप देख लेते हैं, या इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट में आप देख लेते हैं। तो यानी एक खास ड्यूरेशन में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन को देखना चाहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक बात ये हो गई, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। दूसरी बात ये कि ये जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका चेंज जो होता है, इसका चेंज वो हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का चेंज जो होता है वो हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जरा देख ले, इसका मैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं। पहले मैं इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इसका हम किस तरह लिखेंगे, वो इस तरह लिखेंगे, इस रिएक्शन का एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कि चेंज -1 डिवाइड बाय 2 -1 डिवाइड बाय 2 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ
A with respect to change in time, और ये हो गई in terms of concentration of A। अगर मैं इसको in terms of concentration of B लिखना चाहूँ तो -1/3 into change in concentration of B with respect to change in time, यानी with respect to time। और अगर मैं इसको प्रोडक्ट की टर्म में लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा 1/4 into change in concentration of C with respect to time। ये हो गई हमारे पास इस रिएक्शन के लिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और अगर मैं इसके लिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूँ तो वो किस तरह हम लिखेंगे, वो हम इस तरह लिखेंगे कि -1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर बी की टर्म में लिखना चाहो तो -1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सॉरी, यहाँ पर फिर से मैंने वो वाला निशान लगा दिया, ये तो एवरेज का है, ये वाला लगाते हैं। और अगर मैं इसको सी की टर्म्स में लगाना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जरा देख लें, इसके लिए ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपने लिख दिया और ये आपने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में फर्क समझ में आ चुका होगा। इंस्टेंटेनियस को आप स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे और एवरेज को आप इस बड़े वाले सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करते हैं। जरा देख ले, मैं यहाँ पर वही एग्जांपल फिर से लेता हूँ। एग्जांपल कि मेरे पास 2a प्लस 3b gives us 4c। कभी कभी हमें क्या दिया गया होता है, किसी चीज में रेट ऑफ अपीयरेंस दिया गया होता है या अपीयरेंस ऑफ एक चीज का अपीयरेंस देता है या एक चीज का डिसअपीयरेंस देता है, तो वहां से भी हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालने को कहा जाता है। तो वो क्या होता है, जरा देख ले, ये मेरे पास क्या है, रिएक्टेंट से और ये क्या है, प्रोडक्ट से। तो अगर मैं लिख दो रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस में ROA में मैं कौन लिखूंगा। अब जरा आप लोग मुझे बता दें कि इनमें ये रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट्स है, रिएक्शन के दौरान अपीयर कौन होंगे, जाहिर है प्रोडक्ट अपीयर होंगे और रिएक्टेंट्स क्या हो रहे होंगे, डिसअपीयर हो रहे होंगे। तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमें रेट ऑफ अपीयरेंस किस में चाहिए, पॉजिटिव में चाहिए। तो लेट्स सपोज कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस नेगेटिव में आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसका मोड लगाते हैं, मोड लगाते हैं ताकि अगर कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव आ गई तो जब आप नेगेटिव का मोड लगाते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव का मोड लगाते तो वो तो होता ही पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव का कुछ नहीं होता, सिर्फ नेगेटिव का वो पॉजिटिव बनाते हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस हमारे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ C रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ कोई और प्रोडक्ट्स होता तो इसका भी रेट ऑफ अपीयरेंस लगाते या निकालते। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, स्पेलिंग अगर गलत हो तो इसके लिए माफ करना। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में से डिसअपीयर कौन होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। तो मैं अगर पहला लिख दो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, मेरे पास दो रिएक्टेंट्स है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बराबर हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी पॉजिटिव में चाहिए, तो इसलिए हम इसका भी मोड लगाते हैं ताकि अगर कभी इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ गई तो वो पॉजिटिव हो जाए। इसी तरह मेरे पास एक दूसरा रिएक्टेंट भी है, तो इसके लिए भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लगाते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी, यहाँ पर हम ये चेंज बाहर लगाते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और फिर इसका मोड लगा दें। तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। अब आप कहेंगे कि सर रेट ऑफ रिएक्शन में तो आप कोएफिशिएंट का यूज करते थे, किसी के साथ -1 किसी के साथ +1 लगाते हैं, यानी यहाँ पर लगाते हैं -1/2 -1/2, इसके साथ लगाते हैं 1/4, यहाँ पर तो ये 1/4 या 1/2 या 1/3 की बात आपने नहीं की। तो याद रखिए कि रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में कोएफिशिएंट का कोई रूल नहीं होता। ये हो गया आपके पास रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन की, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शंस। ये क्या होता है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जरा देख लें, चलो मैं लिख दो, मेरे पास ये कौन सा टर्म हो गया, फोर्थ टर्म हो रहा है आई थिंक, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो जरा देख ले, मेरे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बराबर होता है किसके, अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख दूं,
ज़रा देख ले, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लिखते हैं, वही 2a+3b वाला, ये हमें क्या देता है, 4c देता है। तो यहाँ अगर मैं कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए लिख दूँ, लेट्स सपोज हम ए के टर्म में कंसंट्रेशन लिखे, तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जरा देखते हैं मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन असल में अगर देखें तो चेंज इन कंसंट्रेशन है, यानी कंसंट्रेशन के बराबर है चेंज इन कंसंट्रेशन, या कंसंट्रेशन एक ही बात है। हाँ, असल में है तो कंसंट्रेशन सिर्फ चेंज की बात है। तो यहाँ पर अगर चेंज आया है तो वो भी एक वैल्यू होगी, लेकिन कंसंट्रेशन की वैल्यू होगी। चेंज इन टाइम या टाइम एक ही बात है, तो यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास टाइम है। कंसंट्रेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मोल्स पर लीटर होती है, मोल्स पर लीटर। और टाइम की यूनिट आपको पता है सेकंड होती है, क्या होती है, सेकंड। तो असल में रेट ऑफ रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो हमारे पास क्या आती है, मोल लीटर इनवर्स इनटू सेकंड इनवर्स। जरा देख लीजिए, लीटर ऊपर उठाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स हो जाएगा। सेकंड ऊपर उठाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ये मोल्स पर लीटर को हम इस तरह लिख सकते हैं। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं आप लोग तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, मोल्स पर लीटर सेकंड, मोल्स पर लीटर सेकंड। तो आप इस दोनों को ऊपर उठाएंगे तो क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स हो जाएगा। सो दिस इज द यूनिट ऑफ अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। नोट करें शाबाश इसको भी। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए, क्योंकि अभी आई थिंक 12 बजने वाले हैं रात के, और हम लेक्चर को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको कल तक का लेक्चर मिल जाए। आज इस लेक्चर के लिए हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। एक बार तो मैं 40 मिनट कर चुका था, लेकिन कोई टेक्निकल इशू आ गई तो मैंने पूरा लेक्चर क्या किया, वो डिलीट कर दिया। और अब मेरे पास एडिटर्स की भी कमी है, यानी मैं एडिटिंग भी खुद करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमसे। तो इस वजह से फिर वो एडिटिंग भी हमें इस तरह सही तरह से नहीं आती, यानी चीज़ों को काट दिया जाए जहाँ पर कुछ गलतियाँ आ जाए या कुछ टेक्निकल इशूज आ जाए या कोई शोर हो जाए, तो फिर हम क्या कर लेते हैं, पूरा वीडियो डिलीट कर लेते हैं। तो इस वजह से आज भी इस तरह कर चुके हैं हम कि 40 मिनट क्लास हो चुका था और फिर मेरा मोबाइल गिर गया। बालफ यानी जो मेरा टार्च सिस्टम है लाइट का वो भी गिर चुका, टेक्निकल इशूज आ गए जिसकी वजह से मेरा 40 मिनट का लेक्चर वेस्ट हुआ। लेकिन चलो ये आते इस वजह से मैं अक्सर डे टाइम लेक्चर को प्रिपेयर करता हूँ, लेकिन आज हम नाइट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दुआ करें कि हो जाए, इस बार सही हो जाए। इसके बाद हमारा क्या है, न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। न्यूमेरिकल्स में से नंबर 1 हमारे पास एक रिएक्शन है N2 + 3H2, N2 + 3H2, और वो हमें क्या कर रहा है, 2NH3। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्यूरिंग द formation of ammonia, 4 moles of hydrogen gas disappears in 2 minutes। 2 मिनट्स में मेरे पास 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस डिसअपियर हो रहे हैं। 2 मिनट में से 4 मोल्स डिसअपियर हो रहे हैं जब हमारे पास अमोनिया बनता है। अब वो क्या कहता है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन का रेट क्या है। फिर पूछता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस। फिर पूछता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, कि अमोनिया की अपीयरेंस कितनी हो रही है, यानी अपीयरेंस का स्पीड कितना है, अमोनिया की अपीयरेंस का स्पीड कितना है, नाइट्रोजन की डिसअपियरेंस का स्पीड कितना है। तो सॉल्यूशन हम करते हैं इस क्वेश्चन का। हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि जरा देख ले, आपको दिया गया है कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो दिया गया है 4 मोल्स। अच्छा, यहाँ पर कंटेनर का वॉल्यूम जो दिया गया है वो लिख ले, वॉल्यूम जो है कंटेनर का वो कितना है, 1 लीटर, वो हमें दिया गया है। तो कंसंट्रेशन क्या हो गया, मोल्स पर लीटर, यानी 4 मोल्स पर लीटर, 4 मोल्स पर लीटर डिसअपियर हो रहे कितने टाइम में, चेंज इन टाइम कितना है, 2 मिनट्स में। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि 4 डिवाइडेड बाय 4 मोल्स, या 4 डिवाइडेड बाय 2, 120 सेकेंड मोल पर लीटर, ये लगाते हैं। अब जरा देख ले, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 30 मोल्स पर लीटर, और इसके साथ सेकंड होंगे
तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 30, सेकंड को ऊपर लेकर आता हूँ तो मोल तो है ऊपर, लीटर भी ऊपर कर लेते हैं और सेकंड भी ऊपर कर लेते हैं, तो मेरे पास आंसर क्या आया 1 डिवाइडेड बाई 30 मोल पारा लीटर, 1 डिवाइडेड बाई 30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब जरा देख ले यहाँ पर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहे हैं, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है। तो जब ये डिसअपियर होगा तो यहाँ पर हम इसके साथ साइन लगाएंगे नेगेटिव का कि इतना मोल्स डिसअपियर हो रहा है, यानी हमें ये पता चले कि ये डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव से हमें ये पता चलेगा कि ये डिसअपियर हो रहा है, कितना 4 मोल्स पर लीटर इन 2 मिनट्स। यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन लगाएंगे, यहाँ पर भी नेगेटिव का साइन लगाएंगे और लास्ट आंसर के साथ भी हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम की वैल्यू हमारे पास कितने आ गई, -1 डिवाइडेड बाई 30, ये याद रखें। अब यहाँ पर मेरे पास लास्ट टॉपिक जो है वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो न्यूमेरिकल्स के बाद हमारे पास कोई और टॉपिक नहीं है। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करने वाला हूँ। क्या मालूम करूंगा, पहला हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन यानी इक्वेशन है वो क्या है कि आपने रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करना है। अब आपको पता है कि इस रिएक्शन के लिए मैं रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी टर्म्स की, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की टर्म में लिख सकता हूँ। तो मैं हाइड्रोजन की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ से फिर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन मिल सकता है। तो जरा देख लें, रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास बराबर हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 3 -1 डिवाइडेड बाई 3 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जरा देख लें, यहाँ पर मैं क्या लगा सकता हूँ, -1 डिवाइडेड बाई 3 अपनी लगा दें, इनटू इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास आगे है -1 डिवाइडेड बाई 30 -1 डिवाइडेड बाई 30 मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जरा देख ले, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो, तो ये मेरे पास आ रहा है 3 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाई 90 मोल इंटू लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये हो गई हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू। ये मेरे पास क्या आ गई, रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरा जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस मैं इसको मिटा रहा हूँ, यहाँ से इसको भी मिटा दो। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन, सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, वो भी आपने मालूम करना है। तो जरा देख ले, मैं क्या कर रहा हूँ, वो जो मेरे पास रिएक्शन था, रिएक्शन क्या था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि N2 + 3H2 gives us 2NH3, ये रिएक्शन हमने लिख दिया। अब मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ N2 लिखता हूँ क्योंकि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मिल गई है, तो यहाँ से मुझे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 की वैल्यू मिल सकती है। जरा देख ले किस तरह, अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ N2 लगा दो तो ये हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई 1, यहाँ 1 है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर मैं क्या कर लो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 को लगा दो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या है, अगर मैं इसका बार ले लूँ तो ये क्या है, ये मेरे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है कि नहीं है, क्योंकि ये रिएक्टेंट है इसलिए मैंने डिसअपियरेंस कह दिया। ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 है कि नहीं है, हम इनसे पूछा गया रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2, तो ये मैंने लगा दिया, ये 1 उधर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, ये 1 सिर्फ ऊपर हो जाएगा, ये 1 नीचे आ जाएगा और साइन चेंज नहीं होगा। जरा देख ले, -1/3 और -1/2 जब आप ऊपर लेकर जाते हैं तो नीचे वाला जो डिजिट होता है वो ऊपर हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है, लेकिन साइंस फिर भी वही रहता है। लेकिन यहाँ हमारा साइन जो होगा वो पॉजिटिव में चला जाएगा क्योंकि हमने क्या लिया है, इसका मोड लिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ अगर नेगेटिव है तो वो भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब जरा देख ले, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई ROR हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो गया, ये 1 डिवाइडेड बाई 1 सिर्फ वो हो गया जब मैंने इसको इधर ले आया, लेकिन साइन चेंज नहीं हुआ, साइन क्या था, वही माइनस था, लेकिन मैंने क्या लगा दिया, पॉजिटिव लगा दिया क्योंकि मेरे पास मैंने इसका क्या लिया हुआ है, मोड लिया हुआ है, तो मोड के साथ उसकी माइनस क्या हो गई, चेंज हो गई। अब जरा देख ले, 1 इसको मैं अगर इस तरह लिख दो तो कोई फर्क पड़ता नहीं पड़ता, और अगर 1 को बिल्कुल मिटा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम बराबर आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन के, और आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 90 इनटू मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सो दिस इज द डिसअपियरेंस ऑफ N2। ये मेरे पास N2 का डिसअपियरेंस भी हो गया, ये मेरे पास N2 का डिसअपियरेंस भी हो गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, थर्ड जो मेरा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन वो क्या है,
rate of appearance of NH3, rate of appearance of ammonia, rate of appearance of ammonia, इसको फाइंड आउट कर दे। तो मैं इस बार रेट ऑफ रिएक्शन को इन टर्म्स ऑफ अमोनिया लिखता हूँ, क्योंकि मुझे रेट ऑफ रिएक्शन का पता है, तो मुझे यहाँ से अमोनिया की रेट ऑफ अपीयरेंस मिल सकती है। जरा देख ले, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ अमोनिया को हम किस तरह लिखेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 into change in concentration of ammonia with respect to time. The change in concentration of ammonia with respect to time बराबर हो जाएगा, ये देख ले, ये 2 उधर जाएगा तो ये सिर्फ 2 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 1 का कोई मतलब नहीं है, तो मैंने 2 लगा दिया मल्टीप्लाइड बाय ROR, और ये क्या हो जाएगा जरा देख ले, 2 मल्टीप्लाइड बाय ROR की वैल्यू मेरे पास 1 डिवाइड बाई 90 है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 45 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया। तो ये हो गए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की सॉल्यूशन। अब मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन लेकर आता हूँ, वो भी आपने करने हैं। यहाँ से मैं आपको अगर बता दूं कि आप क्या करें, आपको मैं एक होमवर्क दे दूं, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन होगा कि N2 + 3H2 gives us 2 moles of NH3। तो ये आप खुद करेंगे, आपका होमवर्क समझ ले, आपका अपना प्रैक्टिस समझ ले। ये वही रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ दी गई है कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन गैस वो डिसअपियर हो रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कितना डिसअपियर हो रहा है, 2 मोल्स पर लीटर डिसअपियर हो रहा है इन 1 मिनट, 1 मिनट में 2 मोल्स पर लीटर डिसअपियर हो रहा है, कितना, 1 मिनट में। और आपने कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन को, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया को। तो वही क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत मैंने रद्द बदल किया है। आपने क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन जो है आपने होमवर्क के तौर पर नोट करना है, फिर आपने करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है सबके, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ अमोनिया। और आप ये भी लिखेंगे कि ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है हमारे पास, मेरे पास एक रिएक्शन है कि N2O5 gives us NO2 + O2। यहाँ पर इसको डायरेक्ट बैलेंस करते हैं, यहाँ पर 2 लगा दे तो यहाँ हमारे पास 4 आ जाएगा। जरा देख ले, इधर नाइट्रोजन 4 है तो इधर भी नाइट्रोजन 4 है, इधर ऑक्सीजन 5 है, 2 5 10, तो इधर भी ऑक्सीजन 5 है, 4 में 8 और 2 10। तो ये हो गए हमारे पास ये रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए वो कहता है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की यानी कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन O2 क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। कितना अपीयर हो रहा है, 4 मोल्स पर लीटर अपीयर हो रहा है, लेकिन कितने टाइम में, अपीयर हो रहा है, इन 1 मिनट। हम कहते हैं 1 मिनट में ये क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपने मालूम करना है कि नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, दूसरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 क्या है, और तीसरा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 क्या है। क्लियर है, ये 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं और ये आपको दी गई है। तो जरा देख ले, मुझे क्या दी गई है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन में जो अपीयरेंस हो रहा है, तो वो क्या है। यहाँ से मैं अगर सोल्यूशन लिख लूँ, सोल्यूशन में मेरे पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 मोल्स पर लीटर इंटू 60 सेकेंड। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी फिर से 2 मिनट लेता हूँ, कितना, 2 मिनट। तो ये मेरे पास 120 सेकेंड हो गए, कितने हो गए, 120 सेकेंड, 120 सेकेंड हो गए, 120 सेकेंड। बिल्कुल, ये क्या हो गए, 120 सेकेंड हो गए। अब मैं इसको थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, ये 4 4 और 4 3 12 0 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, यानी अगर मैं लिख दो, शॉर्ट काट लिख दो, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेरे पास आ रहा है
1 डिवाइडेड बाई 30 मोल, वही पिछले वाले की तरह लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हो गए हमारे पास यानी ऑक्सीजन वाला अपीयरेंस की वो कितना अपीयर हो रहा है। ये अगर देख ले तो ये क्या है हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन है कि नहीं है अगर, क्योंकि ये क्या है प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट अपीयर होगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास है इतनी आ गई। अब जरा देख ले मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि इनसे आपने क्या मालूम करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करना है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन इसके लिए लगाता हूँ क्योंकि मुझे मेरे पास ऑक्सीजन का रेट ऑफ अपीयरेंस की वैल्यू है, तो यहाँ से मैं हेल्प लेकर रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो जरा देख ले रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 तो नहीं है, यहाँ मेरे पास ऑक्सीजन की कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 इनटू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन कंसंट्रेशन, अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो जाएगा किसके, ऑक्सीजन इसकी वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं क्या कर लेता हूँ, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 को मालूम करते हैं। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। दूसरा जो मेरा क्वेश्चन है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 वो क्या है, मैं जरा कैमरे में चेक कर लो कि बिल्कुल स्क्रीन नजर आ रहा है यानी बोर्ड नजर आ रहा है। तो यहाँ मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं फिर से रेट ऑफ रिएक्शन को इस बार लिखता हूँ इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स N2O5 क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मुझे मिल गई है, तो यहाँ से मुझे इसकी डिसअपीयरेंस की वैल्यू मिल सकती है। तो सारा देख रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास बराबर हो जाएगा N2O5 के लिए मेरे पास रिएक्टेंट्स में कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो ये -1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, -1 divided by 2 into change in concentration of N2O5 with respect to time, अब ये change in concentration of N2O5 रिस्पेक्ट टू टाइम मैंने अपनी जगह पर लगा दिया और -1/2 को इधर लेकर आया। तो जरा देख ले इसका मैं मार लूंगा तो इसका ये जो माइनस है ये प्लस में चला जाएगा और 2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय ROR हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय ROR हो जाएगा। अब जरा देख ले मैं इस रेशो वालों को मिटा दूं तो फिर ये क्या हो जाएगा कि इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाय ROR की वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 15 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। उम्मीद करता हूँ कि ये सिंपल से क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे होंगे और आप एंजॉय भी करते होंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टाइम का लेक्चर है यार, यहाँ तो काफ़ी यानी इस टाइम काफ़ी वो होता है, खामोशी होती है और खामोशी आई लव साइलेंस, you know that I love silence, big fan of silence। और किसी को पसंद नहीं होगा साइलेंस, तो सबको पसंद है, लेकिन आई एम द बिग फैन ऑफ साइलेंस। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस टाइम भी मैं बाकी लेक्चर भी बनाऊँ आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भी होती है, माहौल भी काफ़ी बढ़िया होता है। अच्छा, तो N2O5 की हमने क्या मालूम कर दी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। अब हम मालूम करते हैं, मेरे पास दूसरा क्वेश्चन क्या था, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ N2 था, आपके पास होगा लेकिन मैंने मिटा दिया तो मेरे पास नहीं था, लेकिन मुझे याद है कि जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 वो भी आपने मालूम करना है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 की अगर हम मालूम करेंगे तो यहाँ हम रेट ऑफ रिएक्शन को लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ NO2, तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 in terms change in concentration of NO2 respect to time to change in concentration of NO2 with respect to time बराबर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय ROR, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 30 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आप क्या करें, 4 के 4 428, तो ये कुछ 7 समथिंग आ रहा है, तो आपने ये वाला वैल्यू खुद कैलकुलेट करनी है। ये हो गई हमारे पास रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में
आ चुकी होंगी। इसके लिए भी मैं आपको एक और एग्जांपल यानी सॉरी एक और होमवर्क दे दूँ। यही N2O5 न्यूज़ आज़म N2NO2 प्लस O2 यहाँ पर बात करता है कि N2 जो है ये अपीयर हो रहा है 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। यार मैं देख लूँ, जरा चेक कर लूँ सिर्फ कि कितना दिया गया है। हाँ हाँ 2 मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स दी गई, बिल्कुल 2 मोल पर लीटर एंड सेकेंड। या आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये दी गई है आपको कि आपके पास चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अपीयरेंस ऑफ N2 आपके पास इतना है। अब यहाँ से आपने मालूम करना है नंबर 1 रेट ऑफ रिएक्शन को मालूम करना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 को मालूम करना है और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 को भी मालूम करना है। तो यहाँ भी आपको 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ये भी आपका क्या हुआ, होमवर्क हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपका आज का क्लास आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय कर चुके होंगे और जो भी हमने पढ़ लिया वो आपको समझ में भी आ चुका होगा। तो कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन को हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी देख लें और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी यानी हम कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट कर ले और फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे आगे जो आएगा उसको पढ़ेंगे और इंजॉय करेंगे। ये वाला चैप्टर भी हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा शायद लेंथी हो जाए लेकिन इससे आप ना डरें। अच्छा ये बात याद रखें कि अगर आपको ये लगता है कि सर काफ़ी स्लो जा रहा है तो आप क्या, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज है आप उनको देख लिया करें यार। आप केमिस्ट्री को सिर्फ ना देखें, आपके पास बायो भी है, आपके पास फिजिक्स भी पढ़ी, आपके पास इंग्लिश भी, आपके पास लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन भी है, उसको भी आपने देखना है। तो जब आपको केमिस्ट्री का लेक्चर मिल जाता है, स्पेशली मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ और जो नए आ रहे हैं उसको भी बहुत ज़्यादा वेलकम हम करते हैं और उनको भी ये कह रहा हूँ कि फिर जो आपको जो क्लास मिलता है आप उसको मतलब गेन कर लें, उसमें जो आपको मिल रहा है वो ग्रैब कर लें। और जब क्लास थोड़ा डिले होता है, जैसे कि अब हम कल यानी 22 तारीख को और 23 तारीख को हम लेक्चर शायद ना डिलीवर कर सके क्योंकि 23 तारीख को मेरा पेशावर में टेस्ट है। आप लोग मेरे लिए दुआ भी करें कि टेस्ट सुपर तरीके से हो जाए ताकि बस गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाए आपकी दुआओं से। और फिर इस वजह से शायद मैं 22 और 23 तारीख को लेक्चर यानी डिलीवर ना कर सकूँ। आज का जो क्लास है अब मैं 21 तारीख को ये करने वाला हूँ, नाइट है, अभी शायद 12 बज चुके होंगे तो अभी मेरा 22 तारीख को होने वाला है। यानी अब जो मैं ये लेक्चर आप तक पहुँचाऊँगा तो शायद आपको 12 तारीख को मिल जाए, सॉरी 22 तारीख को। तो ये 22 तारीख का आपको लेक्चर मिल जाएगा, लेकिन फिर 22 को और लेक्चर भी आपको शायद ना मिल जाए और 23 तारीख को भी आपको शायद लेक्चर ना मिल जाए। तो इंशाल्लाह 24 से हम फिर शुरुआत लेंगे, 24/7/2025 से। तो मैं आपको अपनी दुआ में याद रखूँगा, आप लोग मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।